देखो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपसे क्या कहता है? ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपसे ही कहता है कि आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो आपकी बिजनेस की लाइफ क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब आपको इस करंट ईयर में भी काम करना है, नेक्स्ट ईयर भी करोगे, नेक्स्ट ईयर भी करोगे, ऐसे बिजनेस चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपसे ये कहता है कि आप अपने बिजनेस में अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस में किसी तरह का कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो हमेशा इस सोच के साथ करनी है कि बिजनेस कंसर्न विल वर्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना? कि मुझे आज अपना मेरा इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ उस इंस्टीट्यूट के लिए कोई टेबल या चेयर परचेज करनी है। तो मैं मार्केट में गया, एक जने शॉपकीपर ने बताया 1000 टेबल चेयर मिला के, एक ने बताया 1500, एक ने बताया 2000। तो इतना वेरिएशन क्यों है? क्योंकि वो जो 2000 है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की का फर्नीचर है, कि जो आने वाले 7-8 ईयर्स तक उसका कुछ नहीं होगा। 1500 वाला थोड़ा एवरेज क्वालिटी का फर्नीचर है, जो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में ख़राब हो सकता है। और 1000 वाला बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है, जो हो सकता है विद इन 1 ईयर ही वो ख़राब हो जाए। तो मुझे अपना जो इंस्टीट्यूट है कोई अभी 2-4 महीने 6 महीने साल भर नहीं चलाना मेरे को, तो अब हमेशा यही काम करना है, इंस्टीट्यूट रन करना है फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स जब तक मैं हूँ। तो इसलिए मैं वो 1000 रुपये वाला फर्नीचर परचेज नहीं करूंगा। मैं कौन से वाला, या तो 1500 या 2000 रुपीज़ का फर्नीचर मैं क्या करूंगा, परचेज करूंगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यही कहता है कि आप बिजनेस में जब भी कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हमेशा ये चीज सोच के बिजनेस करना चाहिए, अकाउंटिंग करनी चाहिए कि बिजनेस कंसर्न विल वर्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है ना? हम अपने असेट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये फिक्स असेट है और ये करंट असेट है। कैसे करते हैं? कि बोले ये असेट है, ये एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज होगा, तो मतलब ये तो फिक्स असेट हो गया। और बोले ये असेट है, ये केवल करंट ईयर में यूज होगा, तो ये करंट असेट हो गया। अब आप कह रहे हो कि ये फर्नीचर अगले साल भी काम आएगा, उसके अगले साल भी काम आएगा, मतलब आपके दिमाग में क्या है कि मुझे बिजनेस अगले साल भी उसके अगले साल भी चलाना है। तो ऐसे असेट जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज होते हैं वो तो फिक्स असेट्स होते हैं, और जो असेट्स करंट ईयर में यूज होते हैं वो करंट असेट होते हैं। तो अपन ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना असेट का, कि ये फिक्स है और ये करंट असेट है, तो ये किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कि हमें लग रहा है कि ये जो असेट है ये एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज होगा, मतलब हमारे दिमाग में क्या है कि हमें बिजनेस आगे भी कंटिन्यू करना है, तो आगे भी ये असेट क्या होगा, यूज होगा। तो ऐसे असेट जो एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में यूज होते हैं वो फिक्स असेट होते हैं, और जो असेट करंट ईयर में यूज होते हैं वो हमारे करंट असेट्स कहलाते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये समझ में आ गया? तो क्या लिखा है, द लाइफ ऑफ एवरी बिजनेस इज परपेचुअल और अनलिमिटेड। इट मींस इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस कंसर्न विल वर्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो बिजनेस कंसर्न है वो क्या करेगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या करेगी, काम करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या नोट्स में लाइन? ये जो नोट है, नहीं है ना, इसको लिख लेना। देखो ये क्या कह रहा है, सुनो पहले क्या क्या रहा है ये कह रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप अपने बिजनेस में किसको फॉलो नहीं कर रहे हो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप नियर बाय फ्यूचर में अपने बिजनेस को क्या करने जा रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो। तो उस केस में हम अपनी बुक्स में जो असेट शो करते हैं, बैलेंस शीट में जो असेट शो करते हैं, वो सारे असेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे क्या होते हैं, शो होते हैं। कि अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करते समय गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इट मींस नियर बाय फ्यूचर आप अपने बिजनेस को क्या करने जा रहे हो, क्लोज करने जा रहे हो। तो उस केस में बैलेंस शीट के अंदर जो असेट आप डिस्क्लोज करोगे वो कौन सी वैल्यू पे डिस्क्लोज करोगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। कौन सी वैल्यू पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। समझ में आई बात? लिखो इसको, नोट डाल के नीचे लिख लो जब मार्जिन के कॉलम में, कि while doing the accounting, if going concern concept is not followed by a business organization, the asset should be shown at net realizable value in balance sheet। कि अगर आप बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में बैलेंस शीट के अंदर जो असेट शो होंगे वो किस वैल्यू पे शो होंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो होंगे।
समझ में आ गई बात? तो अगर आप गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग करते समय अगर आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बैलेंस शीट में जो असेट्स आप शो करोगे वो कौन सी वैल्यू पे शो करोगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे शो करेंगे। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या बताया था कि इन असेट को अगर आज अपन इन असेट को सेल करने जाएंगे तो नेट कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आपकी क्या कहलाती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है। जैसे लिखा है फिक्स असेट एंड करंट असेट आर कैटेगराइज एज पर द कंसेप्ट ऑफ कौन सा? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमसे कि किसी भी फिक्स असेट को अगर आप एक्वायर कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो जिस भी प्राइस पे आपने अपने फिक्स असेट को परचेज करा है उसी प्राइस पे आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, भले ही उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कुछ भी और मार्केट वैल्यू कुछ भी और अदर वैल्यू कुछ भी हो। आपने जिस प्राइस पे भी अपने फिक्स असेट को परचेज करा है, आपने अपने फिक्स असेट को एक्वायर करते समय जो भी अमाउंट पे करा है, आप उसी प्राइस पे अपने फिक्स असेट्स को क्या करेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ना 1 रुपए ज्यादा रिकॉर्ड करना है ना 1 रुपए कम रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना? मैं फर्नीचर परचेज करने गया, उसने मुझे बताया कि ये फर्नीचर 2000 का है, बट मेरी थोड़ी उससे कुछ जानकारी निकल गई, तो उसने मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया और मैंने उसको 1900 में परचेज करा। तो मैंने उस फर्नीचर फिक्स एसेट होता है, तो उस फर्नीचर को परचेज करने के लिए मैंने कितना पे करा है? 1900 पे करा है। तो मैं उसको 1900 में ही बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। मुझे ऐसा नहीं सोचना कि इसकी मार्केट वैल्यू तो 2000 है, ये तो मेरा जानकार निकल गया इसलिए 100 का डिस्काउंट दे दिया, अदरवाइज इसकी मार्केट वैल्यू तो 2000 है, तो मैं उसको ये सोच के 2000 में बुक्स में रिकॉर्ड कर लूँ। नहीं, मैंने कितना पे करा है? मैंने इसके लिए 1900 पे करा है इस फर्नीचर को परचेज करने के लिए। तो मैं अपनी बुक्स में फर्नीचर को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा? 1900 पे रिकॉर्ड करूंगा। तो ये जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट है, बस ये छोटी सी बात बोलता है कि आप अपने फिक्स असेट को जिस भी प्राइस पे आप अपने फिक्स असेट को एक्वायर कर रहे हैं उसी प्राइस पे आप उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ना 1 रुपए ज्यादा पे रिकॉर्ड करना है ना 1 रुपए कम, ना कोई मार्केट वैल्यू ना कोई नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपने जिस प्राइस पे फिक्स असेट को एक्वायर करा है, परचेज करा है, फिक्स एसेट को परचेज करते समय आपने जो अमाउंट पे करा है उसी प्राइस पे आप उसे अपनी बुक्स में क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। तो लिखा है एवरी एसेट इन अ बिजनेस शुड बी रिकॉर्ड एट इज ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है ना? ये जो जिस प्राइस पे आप अपने फिक्स एसेट को परचेज करते हो या फिक्स एसेट परचेज करते समय जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, इट इज नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और ये वर्ड याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये वर्ड याद रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस पे आपने अपने फिक्स एसेट को एक्वायर करा है, डेट प्राइस इज नोन एज कौन सी कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कह रहा है? रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स एसेट एट कॉस्ट। कह रहा है फिक्स एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। ऐसा कौन कहता है? कॉस्ट कंसेप्ट। कौन कहता है आपसे? कॉस्ट कंसेप्ट। पढ़ो क्या कह रहा है। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 10 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं? 1 लाख के हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द मशीन कितनी है? 12 लाख है। कह रहा है वाइल फाइनलाइजिंग द अकाउंट इफ द कंपनी वैल्यू द मशीन एट 12 लाख। तो अपन ने 10 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख इंस्टॉलेशन की पे कर दी, तो हमारे लिए मशीन की कॉस्ट क्या हो गई? 11 लाख हो गई। कह रहा है अकाउंट्स को फाइनल करते समय मशीन ने कंपनी ने मशीन को 12 लाख रुपीज जो इसकी मार्केट वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड कर लिया। कह रहा है विच कंसेप्ट इज वॉल्यूटेड बाय द कंपनी। तो कौन से कंसेप्ट का वॉल्यूशन कर दिया? कॉस्ट कंसेप्ट का इसने वॉल्यूशन कर दिया। देखो सेम ऐसे क्वेश्चन है। कह रहा है गुरु लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 10 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करे कितने के? 20,000 के। कह रहे हैं मार्केट वैल्यू जो है मशीन की वो 12 लाख है। कंपनी वैल्यू द मशीन एट मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी ने मशीन को किस पे वैल्यू किया? मार्केट प्राइस पे वैल्यू किया, जो कि कितने की है? 12 लाख की है। तो विच कंसेप्ट इज वॉल्यूटेड बाय द कंपनी। तो 10 लाख की मशीन खरीदी, 20,000 इंस्टॉलेशन के दे दिए, तो मशीन की टोटल कॉस्ट क्या हो गई? 10 लाख 20 हो गई। तो हमें इसको 10 लाख 20 पे रिकॉर्ड करना था। कह रहे इसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है, तो कंपनी ने इसको मार्केट वैल्यू 12 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया। तो विच कंसेप्ट इज वॉल्यूटेड बाय द कंपनी? कॉस्ट कंसेप्ट। समझ में आई बात? क्या कह रहा है? कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज, कॉस्ट कंसेप्ट किसको रिकॉग्नाइज करती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट को। किसको रिकॉग्नाइज करती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या बताया था कि जिस प्राइस पे आप अपने फिक्स एसेट को एक्वायर करते हैं
दैट प्राइस इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्या कह रहा है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट या रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट आपसे क्या कहता है कि आपकी बिजनेस में आपके जो गुड्स हैं उनको सेल करने से आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को हम बुक्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उन गुड्स को अपन सेल कर देते हैं। जब उन गुड्स को अपन क्या कर देते हैं? सेल कर देते हैं। अब गुड्स सेल हो गए, इसको कब माना जाता है कि गुड्स सेल हो गए? कि एज सुन एज गुड्स इज डिलीवर, जैसे आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी, यानी आपके यहां से गुड्स चले गए, तो हम मानते गुड्स सेल हो गए। या फिर जो गुड्स का जो टाइटल है, ओनरशिप है, जैसे ही वो टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर से, तो अपन मानते हैं गुड्स क्या हो गए? सेल हो गए। तब जाके उसको अपन अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, और उसके प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया? तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एसेट को सेल करने से अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को आप अपनी बुक्स में कब रिकॉर्ड करोगे? जब वो एसेट आप क्या करोगे? सेल कर दोगे। क्या कर दोगे? सेल कर दोगे। असेट सेल हो गया, इसको इसको कब माना जाएगा कि असेट सेल हो गया? कि जैसे गुड्स की डिलीवरी हो गई, आप मानेंगे असेट क्या हो गया? सेल हो गया। भले ही उसका कैश मिला हो या ना मिला हो, अगर आपने गुड्स की डिलीवरी कर दी, अपने आपके यहाँ से गुड्स चले गए, तो आप मानेंगे सेल हो गया, और सेल को आप बुक्स में क्या करोगे? रिकॉर्ड कर लोगे, उसके प्रॉफिट को भी। या फिर गुड्स की जो ओनरशिप है, टाइटल, ओनरशिप को बोलते हैं टाइटल। जैसे गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर हो रहा है सेलर से बायर के पास, भले गुड्स आपके पास है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो आप मानेंगे सेल हो गई, और उसको आप क्या करोगे? बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। ऐसा कहता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कह रहा है कि किसी भी एसेट को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? जब उस एसेट को जब उस एसेट को हम एक्चुअल में क्या करते हैं? सेल कर देते हैं। और सेल, असेट सेल हो गया, कोई भी असेट या गुड्स सेल हो गए, इसको कब मानते हैं कि सेल हो गई? या तो गुड्स की डिलीवरी हो जाए आपके यहाँ से, या जो गुड्स का टाइटल है, ओनरशिप है, वो क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। तब माना जाता है गुड्स क्या हो गए? सेल हो गए। और तब जाके हम उसको अपनी बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या लिखा है? एनी गेन ऑन रिलेशन ऑफ असेट शुड बी रिकॉग्नाइज इफ सच असेट हैज बीन सोल्ड। और असेट को सोल्ड कब माना जाएगा? एज सुन एज द डिलीवरी इज मेड, और as soon as the ownership या title of the goods is transferred to buyer. अब तो अकॉर्डिंग टू रिलेशन कंसेप्ट रेवेन्यू बुक्स में कब रिकॉग्नाइज होता है? व्हेन सेल इज कंप्लीटेड, जब सेल आपकी कंप्लीट होती है, या ओनरशिप जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला एक्सेप्शन है गुड्स सेल ऑन रिटर्न बेसिस या सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका क्या मतलब है कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स सेल करे, क्या बोलकर कि गुड्स अच्छे लगे तो रख लेना, अदरवाइज विद इन अ 15 और 10 डेज के अंदर ये गुड्स मुझे रिटर्न करके चले जाना, लौटा देना। तो इस तरीके से जो गुड्स अपन सेल करते हैं उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, या गुड्स गुड्स सोल गुड सेल ऑन रिटर्न बेसिस। समझ में आ गई बात? तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या है कि आपने अपने कस्टमर को गुड्स सेल करे, बट क्या बोलकर कि आपने कि आपको पसंद आए तो गुड्स रख लेना, अदरवाइज एक टाइम दे दिया आपने 10 या 15 दिन का कि 10 या 15 डेज में गुड्स मुझे वापस रिटर्न कर जाना। तो जब गुड्स सेल की जाती है अप्रूवल बेसिस पे, तो इसको एज अ सेल बुक्स में कब रिकॉर्ड करते हैं? या तो कस्टमर की अप्रूवल आ जाए, कस्टमर बोलते हैं हाँ ये गुड्स मैं रख रहा हूँ, या हमने उसको जो टाइम दिया था 10 या 15 दिन का जो टाइम दिया था वो पूरा हो जाए, तब जाके इसको एज अ एक्चुअल सेल बुक्स में क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है। ये रियलाइजेशन कंसेप्ट तो मैंने बताया क्या बोलता है। रिलेशन कंसेप्ट तो क्या बोलता है कि जैसे गुड्स की डिलीवरी हो गई आप उसे तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे भी गुड्स की डिलीवरी तो होगी ना, गुड्स तो दे दिया ना कस्टमर को, आपके पास से तो गुड्स चला गया, लेकिन आपने क्या बोला है कस्टमर को? पसंद आए तो रखना, अदरवाइज 10 या 15 दिन जो भी आप टाइम दे रहे हो उस टाइम पीरियड में गुड्स को वापस लौटा देना। तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। तो इसको एज अ एक्चुअल सेल मान के बुक्स में कब रिकॉर्ड किया जाता है? जब या तो कस्टमर को दिया गया जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए, या कस्टमर खुद क्या कहते हैं? अप्रूव कर दे, कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाए कि हाँ ये गुड्स मैं रख रहा हूं, उस दिन इसको एज अ एक्चुअल सेल मान के अपन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ गया ये एक्सेप्शन कैसे हो गया?
क्योंकि रियलाइजेशन तो ये कह रहा है कि जैसे गुड्स की डिलीवरी हो जाए तुरंत रिकॉर्ड कर लो। तो यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी हो गई ना, कस्टमर के पास चले गए गुड्स, लेकिन कस्टमर को अपन ने जब गुड्स बेचे, जब गुड्स दिए तो क्या बोला है कि पसंद आए तो रखना, अदरवाइज वापस रिटर्न कर जाना। तो ऐसे ऐसी सेल को एक्चुअल सेल्स कब माना जाता है? जब या तो कस्टमर की तरफ से अप्रूवल आ जाती है, या उसको दिया गया टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा हो जाता है, जब जाके इसको एज एक्चुअल सेल हम बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक्सेप्शन हो गया इस कंसेप्ट का। तो क्या लिखा है, इन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस गुड्स आर सेंड टू कस्टमर फॉर ट्रायल और अप्रूवल, ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर इमीडिएटली, कस्टमर में एक्सेप्ट और रिटर्न द गुड्स। तो इफ गुड्स इज अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड, अगर कस्टमर ने गुड्स को अप्रूव या एक्सेप्ट कर लिया है, तब जाके रेवेन्यू या सेल क्या होगी, बुक्स में रिकॉर्ड होगी। इफ अप्रूवल इज पेंडिंग, आपका 31 मार्च आ गई, अभी तक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी है कि वो रख रहा है नहीं रख रहा, ना उसको दिया गया टाइम पीरियड पूरा हुआ है, नो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज। तो अगर कस्टमर ने अप्रूवल नहीं दी, या उसको जो आपने टाइम पीरियड दिया था वो अभी पूरा नहीं हुआ, 31 मार्च आ गई, तो उसको एज अ सेल आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। एज अ सेल बुक्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे इफ गुड्स आर अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, या उसको जो दिया गया टाइम पीरियड है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया? तो क्या है, इट इज कॉल्ड एन एक्सेप्शन बिकॉज गुड्स आर डिलीवर, क्योंकि गुड्स की डिलीवरी हो गई, बट स्टिल नॉट ट्रीटेड एज अ सेल अंटिल अप्रूवल। क्लियर हो गया क्या? इसका एक और एक्सेप्शन है, गुड्स सोल्ड ऑन कमीशन बेसिस या कंसाइनमेंट बेसिस। ये क्या होता है, गुड्स सोल्ड ऑन कमीशन या कंसाइनमेंट बेसिस का मतलब क्या होता है कि आज आपके जैसे अपन जयपुर में रहते हैं, तो जितने भी शोरूम्स आप देखते हो ना, कंपनी के जो शोरूम होते हैं, ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, जैसे सैमसंग का हो गया, वन प्लस के जो शोरूम्स हैं, ठीक है ना, रिबॉक के शोरूम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी के जो शोरूम्स होते हैं, जैसे सैमसंग का शोरूम है, मतलब उसके अंदर केवल सैमसंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही सेल होते हैं। वन प्लस कंपनी उसका शोरूम है, तो उसके अंदर केवल वन प्लस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही सेल होते हैं। तो ये जो ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं जनरली इस कंसाइनमेंट बेसिस पे काम करते हैं। क्या होता है, जैसे सपोज करो एक मैन्युफैक्चरर है जो दिल्ली में क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है। तो दिल्ली में तो उसका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा सेल हो रहा है। अब वो चाहता है कि पूरे इंडिया में उसके गुड सेल हो, तो उसके वो चाहता है कि जैसे जयपुर में भी उसका गुड सेल हो। तो जयपुर में क्या करा, उसने एक पर्सन अपॉइंट करा, उसको क्या करा, एक शोरूम ओपन करके दिया अपनी कंपनी का, और उसको बोला कि मैं दिल्ली से गुड्स मैन्युफैक्चर कर करके यहाँ तुम्हें जयपुर में सेंड करूंगा, तुम मेरे शोरूम पे इन गुड्स को क्या करना, सेल करना, और सेल करने से जो पैसा है वो क्या करना, मुझे सेंड कर देना, और ये सेल करने में जो तुम मेहनत करोगे, इसके बदले में एज अ रेम्यूरेशन मैं तुम्हें क्या दूंगा, सेल्स पे कमीशन दूंगा। क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। तो इस तरीके से जो बिजनेस किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट बिजनेस। इनको क्या बोलते हैं? कंसाइनमेंट बिजनेस बोलते हैं। दिल्ली में जो पर्सन जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ पे जयपुर में सेंड कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड कंसाइनर। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? कंसाइनर। और जयपुर में जो पर्सन शोरूम पे बैठ के उसके गुड्स को सेल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनी। क्या बोलते हैं उसको? कंसाइनी। इस शोरूम वगैरह के जो भी एक्सपेंस होते हैं, इट इज बियर ऑब्लिक बॉर्न बाय द कंसाइनर। ये सारे खर्चे वगैरह कौन बियर करता है? कंसाइनर बियर करता है। अब क्या हुआ, कंसाइनर ने यहाँ पे जयपुर में कंसाइनी को गुड्स से सेंड करे, तो रियलाइजेशन कंसेप्ट तो क्या कहता है कि जैसे गुड्स की डिलीवरी हो जाए, उसे तुरंत एज अ सेल बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। लेकिन यहाँ पे भी इसको अपन एज अ सेल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको एज अ सेल बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे? जब जयपुर में आपका कंसाइनी इन गुड्स को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देगा, तब जाके कंसाइनर इन गुड्स को एज अ सेल अपनी बुक्स में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। यानी कंसाइनी के पास जो गुड्स, कंसाइनर जो कंसाइनी को गुड्स सेंड कर रहा है, इसकी जो ओनरशिप है वो कब किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास ही रहती है। कंसाइनी ओनर नहीं बन जाता। गुड्स की ओनरशिप किसके पास रहती है? कंसाइनर। तो कंसाइनर की तरफ से तो गुड्स की डिलीवरी हो गई, तो रिलेशन कंसेप्ट तो ये कहता है गुड्स की डिलीवरी हो जाए, इसको एज अ सेल बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। बट यहाँ पे ये जो गुड्स की डिलीवरी हो रही है, इसको एज अ एक्चुअल सेल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब जयपुर में एक्चुअल में कंसाइनी थर्ड पार्टी को ये गुड्स सेल कर देगा, थर्ड पार्टी को ये गुड्स सेल कर देगा, तब जाके कंसाइनर इसको एज अ सेल बुक्स में क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। समझ में आई? तो ये भी एक्सेप्शन हो गया रियलाइजेशन कंसेप्ट का।
तो लिखा है रिलेशन कंसेप्ट सेज दैट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन ओनरशिप रिस्क या रिवॉर्ड इज ट्रांसफर एंड सेल इज कंप्लीटेड। कंसाइनमेंट में क्या होता है, गुड्स आर सेंड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर कौन, जो दिल्ली में मैन्युफैक्चर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो बोलता है, वो कहलाता है कंसाइनर। और जयपुर में जिस पर्सन को गुड्स सेंड किए जा रहे हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, जयपुर में जो पर्सन अपॉइंट करा है टू सेल द गुड्स, दैट पर्सन इज नोन एज कंसाइनी। ओनरशिप यहाँ पे कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करता है तो गुड्स की ओनरशिप हमेशा किसके पास रहती है, कंसाइनर के पास ही रहती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सेल, इसको इसको सेल कब रिकॉर्ड करेंगे, सेल हैपेंस ओनली व्हेन कंसाइनी सोल्ड सेल गुड्स टू थर्ड पार्टी। समझ में आई बात, क्या कंक्लूजन निकला, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट नो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, revenue is recognized only when actual sale is taken place by the consignee, by the consignee। समझ में आ गया। So consignment is treated as an exception because even though goods are sent, it is not considered as a sale at this stage। समझ में आ गया। तो ओनरशिप जो गुड्स की होती है वो सब किसके पास रहती है, कंसाइनर के पास ही रहती है, सप्लायर के पास ही रहती है। रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू द सप्लायर, जो सेल करने से जो अमाउंट होता है वो किसको बिलोंग करता है, सप्लायर को, कंसाइनर ऑफ द गुड्स को। और जो कंसाइनी मेहनत करता है उसके बदले में जो भी गुड्स वो सेल करता है उस पर उसको कमीशन दिया जाता है एज अ रेमुनरेशन। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ना है, इसकी एक एक लाइन पढ़ो। कह रहा है होल्डिंग गेन इन रिलेशन टू स्टॉक, कह रहा है आपके पास कोई स्टॉक रखा हुआ है, आपको पता है स्टॉक को सेल करूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो कह रहा है ऐसे प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं बांटा जाता। व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड क्या होता है कि जैसे मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं, उस सेविंग्स से अगर मैं किसी कंपनी के क्या कर रहा हूँ, शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, तो मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊंगा, शेयर होल्डर बन जाऊंगा। तो कंपनी साल भर में जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से कुछ प्रॉफिट कंपनी क्या करती है, अपने शोल्डर्स में बांटती है। तो शेयर होल्डर्स के लिए वो प्रॉफिट डिविडेंड कहलाता है, शोल्डर्स के लिए वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ठीक है ना। यानी आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन रिटर्न जो आपको मिलता है प्रॉफिट में से शेयर, डेट शेयर इन द प्रॉफिट इज कॉल्ड डिविडेंड फॉर द इन्वेस्टर। तो कह रहा है कि आपके पास एक स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन के अंदर कहीं पे भी स्टॉक रखा हुआ है, आपको पता है उसको सेल करने से आपको क्या होगा, गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो कह रहा है ऐसे प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। प्रॉफिट स्टॉक अभी आपके पास रखा है, आपने बेचा थोड़ी है, और जब तक उसको सेल नहीं करोगे उसको एज अ सेल आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, और सेल अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करे तो उसका प्रॉफिट भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो जब प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता तो कंपनी बांटेगी क्या। तो यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट रोल प्ले कर रहा है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। समझ में आई क्या बात। नो नेक्स्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है आपसे, पहली बात तो इसकी फर्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि दिस कंसेप्ट इज अ बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये जो भी अकाउंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं हम, ये सारी अकाउंटिंग करी या पढ़ी जाती है कौन से सिस्टम से, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, इट इज बेस्ड ऑन दिस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला। अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। ये सिंगल एंट्री सिस्टम पहले चलता था जब ये अकाउंटिंग का इन्वेंशन हुआ था तब, बट उस सिस्टम में बहुत सारी लिमिटेशन थी, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाती थी, इसलिए उस सिस्टम को चेंज करा, उसकी जगह एक नया सिस्टम डेवलप करा जो कि ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम है, विच इज़ नोन एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो जो भी अकाउंटिंग आप करोगे पढ़ोगे अब आगे, ये सारी अकाउंटिंग आप इस डबल एंट्री सिस्टम से ही पढ़ोगे, ये सिंगल एंट्री सिस्टम आपको नहीं पढ़ना। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है ये किस पे बेस्ड है, इस ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है। ये जो आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है इसने आपको 4 रूल दिए हैं। क्या दिए हैं, 4 रूल दिए हैं। क्या 4 रूल दिए हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपके बिजनेस में काय की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे दो में से एक काम होगा, या तो किसी दूसरे असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी कोई लाइबिलिटी क्या होगा,
इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने एक फर्नीचर परचेज करा, तो फर्नीचर आपका असेट होता है, तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर के नाम का असेट बढ़ेगा। अब फर्नीचर आपने परचेज करा, तो फर्नीचर को परचेज करने के दो ऑप्शन है, या तो कैश में खरीदोगे या क्रेडिट में। तो कैश में खरीदोगे तो कैश के नाम का असेट कम हो जाएगा, और अगर आपने क्रेडिट में परचेज करा है तो इससे आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी? लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा, कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू कम हो रही है, आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इससे भी दो काम होंगे। या तो आपके बिजनेस में आपके किसी असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, इससे या तो किसी दूसरे एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगी। तो एक एसेट की वैल्यू कम हो गई, एक बढ़ेगी। इसका एग्जांपल, हमने वो जो फर्नीचर परचेज करा था उसको सेल कर दिया, तो फर्नीचर सेल करा तो फर्नीचर के नाम का एसेट कम हो गया। अब फर्नीचर को सेल करने से क्या मिलेगा? कैश। तो यहाँ पे आपके कैश के नाम का एसेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक असेट कम हो, एक लाइबिलिटी कम होगी। इसका एग्जांपल, कि जैसे मेरे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिससे अपन अपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो हमारे क्रेडिटर कहलाते हैं। तो ये हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। तो मैंने अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर का पेमेंट काय में करूंगा? कैश। और कैश आपका असेट होता है, तो क्रेडिटर का पेमेंट करा तो कैश के नाम का असेट कम हो गया, और इससे क्रेडिटर का पेमेंट करा तो लाइबिलिटी भी तो कम हो गई, तो क्रेडिटर के नाम की लाइबिलिटी कम हो गई। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा, कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी किसी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इससे भी दो में से एक काम होगा। या तो किसी दूसरे, या तो आपके बिजनेस में, या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी दूसरे एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी किसी दूसरी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। लाइबिलिटी बढ़ी और एसेट बढ़ गया। जैसे एग्जांपल, कि मैंने कोई भी एसेट है जिसको क्रेडिट में परचेज करा, तो एसेट को क्रेडिट में परचेज करो मतलब फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ये अमाउंट। तो एक तो इससे मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, और बिजनेस में असेट तो खरीद लिया ना, तो असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मैंने फर्नीचर परचेज करा क्रेडिट पे, तो क्रेडिट पे खरीद मतलब इसका पेमेंट अब फ्यूचर में मुझे करना है, तो यहाँ तो लाइबिलिटी बढ़ गई, और फर्नीचर परचेज करा तो फर्नीचर के नाम का असेट बढ़ गया। एक लाइबिलिटी बढ़ गई, एक लाइबिलिटी बढ़ी, एक लाइबिलिटी कम होगी। इसका एग्जांपल, जैसे आज मैंने क्या करा, एचडीएफसी बैंक से 5 लाख का लोन लिया, और मैंने इसको प्रॉमिस करा कि 5 इयर्स बाद रीपे कर दूंगा पूरा का पूरा 5 लाख, और हर साल क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करता जाऊंगा। अब 5 साल कंप्लीट हो गए। अब 5 साल कंप्लीट हो गए, तो मतलब एचडीएफसी बैंक को ये 5 लाख का लोन का रीपेमेंट करना है। तो मैंने इसके लिए क्या करा, एसबीआई बैंक से 5 लाख का लोन लिया, और एसबीआई बैंक से 5 लाख का लोन लेके एचडीएफसी बैंक को क्या करा, पे कर दिया। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लोन पे कर दिया, तो ये लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, और इसके लिए मैंने एक नया लोन ले लिया एसबीआई बैंक से, तो ये लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। तो एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा नया लोन ले लिया, तो जिस लोन को रीपे करा वो लाइबिलिटी तो खत्म हो गई, और जो नया लोन ले लिया वो लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई। और चौथा है, कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो इससे क्या होगा? इससे या तो आपके बिजनेस में आपकी किसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर आपके बिजनेस में आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एक लाइबिलिटी कम हुई, एसेट कम हुआ, वही सेम। हमने हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो जिस लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं वो लाइबिलिटी खत्म हो गई, और पेमेंट काय में कर रहे हैं? कैश में, तो कैश के नाम का असेट कम हो गया। एक लाइबिलिटी कम हुई, एक लाइबिलिटी बढ़ गई। इसका एग्जांपल, कि एक लोन को रीपे करने के लिए दूसरा नया लोन अपन ने ले लिया, तो वो इसका एग्जांपल हो गया। तो जो जो लोन रीपे करा वो लोन तो खत्म, और जो नया लोन ले लिया वो लाइबिलिटी बढ़ गई।
तो ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है उसने 4 रूल्स आपको दिए हैं। समझ में आई क्या बात? पढ़ो क्या लिखा है। If there is any increase in asset, then there will be increase in a liability or decrease in another asset. If there is a decrease in an asset, then there will be decrease in a liability or increase in another asset. If there is an increase in a liability, then there will be increase in asset or decrease in another liability. Or if there is any decrease in a liability, then there will be increase in another liability or decrease in an asset. समझ में आएगा ये? कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ड्यूअल एस्पेक्ट। कह रहा है इंक्रीज इन वन असेट डिक्रीज इन अनदर होता है। एक असेट बढ़ेगा तो कोई दूसरा असेट की वैल्यू कम हो जाएगी। इंक्रीज इन बोथ असेट एंड लाइबिलिटी, बिल्कुल। कोई असेट अगर आप क्रेडिट पे परचेस करें तो असेट भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। डिक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट, ऐसी कभी भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी जिसमें दो असेट्स की वैल्यू एक साथ कम हो जाए। ऐसी कभी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती जिसके होने पर आपके बिजनेस में किसी भी दो असेट्स की वैल्यू एक साथ कम हो जाए। अगर एक असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की कम होगी, और एक की कम हो रही है तो दूसरा बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि दो असेट की वैल्यू एक साथ कम हो जाए या एक साथ बढ़ जाए। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? सी। यहाँ पे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है आपसे? ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी आपसे चार बातें कहता है। चार बातें कहता है। पहली बात क्या कहता है कि अगर आपके बिजनेस में फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होने वाला है या कोई लॉस होने वाला है, तो आप पहले से उसके लिए क्या बना के चलो? प्रोविजंस बना के चलो। क्या बना के चलो? प्रोविजंस बना के चलो। कि आपको पता है कि आज ये जो मैंने मशीन परचेस करी है 20 लाख रुपीज की, इस मशीन की लाइफ 5 ईयर्स है, यानी आफ्टर 5 ईयर मुझे दोबारा एक 20 लाख की नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा नहीं सोचना कि 5 साल बाद खरीदनी है ना, तो अभी से क्या सोचना है इस बारे में, अभी से क्यों टेंशन लेनी, 5 साल बाद देखूंगा, नहीं। आप अभी से क्या करो, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करके चलो, क्योंकि पता है ना, सर्टेन है कि फ्यूचर में, मतलब आज से 5 साल बाद दोबारा ये 20 लाख की न्यू मशीन परचेस करनी पड़ेगी। तो अभी से अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट उसके लिए सेव करके चलो, ताकि 5th ईयर में जाके आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना पड़ जाए एकदम से। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या प्रूडेंस पहली बात यही कहता है कि फ्यूचर में अगर आपके पास आपका कोई एक्सपेंस या कोई लॉस होने वाला है, तो पहले से आप एडवांस में उसके लिए क्या करेंगे? प्रोविजंस बना के चलेंगे। पहले से आप उसके लिए क्या करोगे? प्रोविजंस बना के चलोगे। समझ आ गई बात? दूसरी बात ये कहता है कि अगर आपके बिजनेस में फ्यूचर में अगर कोई इनकम होने वाली है, क्या होने वाली है? इनकम होने वाली है फ्यूचर में, तो फ्यूचर इनकम्स को पहले से बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फ्यूचर में जब वो इनकम आपको रिसीव हो जाए, तब आप उसको जाके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। फ्यूचर में होने वाली जो एडवांस इनकम्स होती हैं, फ्यूचर में जो इनकम आपको रिसीव होगी, तो जब फ्यूचर में वो इनकम ड्यू हो जाए, रिसीव हो जाए, तभी आप उसको फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे। फ्यूचर में होने वाली इनकम्स को पहले से एडवांस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये कहता है कि जितने भी आपके असेट्स हैं उनको करेक्ट वैल्यू पे बुक्स में शो करना चाहिए। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट तीसरी बात क्या कहता है कि जितने भी आपके असेट्स हैं, चाहे वो करंट असेट हो चाहे वो फिक्स असेट हो, तो जो भी उनकी करेक्ट वैल्यू है 31 मार्च को, उस वैल्यू पे उसको क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए। इसलिए कहता है कि जितने भी करंट असेट्स हैं 31 मार्च को, जितनी भी करंट असेट्स हैं, उन सारे करंट असेट्स का वैल्यूएशन करोगे, करेक्ट वैल्यूएशन करोगे। कैसे करोगे करेक्ट वैल्यूएशन? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद है कि ये और भी कहीं पढ़ा था अपन ने रूल? मैंने आपको बताया था स्टॉक, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं एंड ऑफ द ईयर में? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो एंड ऑफ द ईयर में अपने करंट एसेट का करेक्ट वैल्यूएशन करने के लिए हम एंड ऑफ द ईयर में अपने करंट एसेट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। और जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं,
जितने भी आपके फिक्स एसेट्स होते हैं, इन सारे फिक्स एसेट्स को 31 मार्च को डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन लेस कर कर डेप्रिसिएशन लेस कर कर फिर बुक्स में क्या होता है, शो किया जाता है. नाउ व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. आज कोई मैंने कार परचेज करी 20 लाख की, तो क्या 31 मार्च को उस कार की वैल्यू 20 लाख ही रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं रहेगी. हो सकता है 18 हो जाए, हो सकता है 17 हो जाए, हो सकता है 16 ही रह जाए. तो 31 मार्च को आज जो मैंने कार परचेज करी 20 लाख की, 31 मार्च को उसकी वैल्यू 18 लाख रुपीज रह गई. यानी मेरे कार की वैल्यू में जो 2 लाख रुपीज का डाउनफॉल हो गया, इट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. तो ये क्या कहता है, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं उन सबको डेप्रिसिएशन लेस करके फिर बुक्स में क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए, टू शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. समझ में आ गई ये बातें? तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए तो क्या करो, पहले से एडवांस में उसके लिए प्रोविजंस बना के चलो. फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए, फ्यूचर में होने वाली जो इनकम्स हैं वो पहले, उसको पहले से एडवांस में रिकॉर्ड नहीं करना. जब हो जाए, जब मिल जाए तब रिकॉर्ड करना है. और एंड ऑफ द ईयर में अपने जो असेट्स हैं उनका भी एकदम करेक्ट वैल्यूएशन करना है. तो उसके लिए करंट असेट्स को आप क्या कैसे वैल्यू करोगे एंड ऑफ द ईयर में? कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, और फिक्स असेट्स को डेप्रिसिएशन लेस करके फिर अपनी बुक्स में क्या करेंगे, शो करेंगे. पढ़ोगे लिखा अंडर दिस कंसेप्ट all the expected losses and expenses may be provided in the books of accounts, but expected income and profit should not be booked in advance. Also, current assets should be valued at cost price or net realizable value or market value, whichever is lower. And fixed assets should be valued at cost less depreciation till date. देखो क्या कह रहा है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल. कि सेलिंग प्राइस में से जब कॉस्ट ऑफ सेल, जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से सेल करते समय जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कहलाती है. कह रहा है नो इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन मेकिंग पॉलिसी फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस ड्यू टू विच कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. कि फ्यूचर प्रॉफिट्स का तो कुछ भी नहीं करना, बट फ्यूचर में पॉसिबल लॉसेस के लिए पहले से प्रोविजन बना के चलने हैं. तो ऐसा कौन कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट. estimated selling price less estimated cost of sale, it is called net realizable value. What is the objective of conservatism? Taking all income and losses? नहीं. anticipated losses but not profit, बिल्कुल ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो एंटिसिपेट करो बट प्रॉफिट्स या इनकम को नहीं करना. तो क्या होगा इसका आंसर, बी. The rule lower of cost of market price is based on which concept? Conservatism concept. कौन सा concept? Conservatism concept. According to the prudence, conservatism का दूसरा नाम है, closing stock should be valued at cost or dash whichever is less. कौन सी वैल्यू? Net realizable value. Closing stock का वैल्यूशन कैसे करते हैं? Cost price और net realizable value whichever is lower. The policy of anticipated no profit but provide for all possible losses arise due to the convention of conservatism. समझ में आई बात? Now next is consistency. Consistency concept क्या कहता है कि एक बार जो मेथड और प्रिंसिपल्स आपने यूज कर लिए while doing the accounting, अकाउंटिंग करते समय एक बार जो भी मेथड और प्रिंसिपल आपने यूज कर लिए, उन्हीं मेथड और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको ईयर टू ईयर बेसिस अकाउंटिंग करनी है. आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को चेंज नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, डेप्रिसिएशन क्या मतलब होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो आपके फिक्स एसेट की वैल्यू में कितना डाउनफॉल हो गया मॉनेटरी टर्म्स में, तो इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं. एक मेथड का नाम होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक का नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो ये दो मेथड हैं. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहते हैं इन दोनों में से एक मेथड सेलेक्ट कर लो. तो मैंने सेलेक्ट करा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि मैं अपने फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करूंगा, बाय यूजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अब हर साल आपको इस रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज करके ही क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. ऐसा नहीं कि बोले
इस साल तो WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया, अब बोले अगले साल मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। नहीं, क्या कह रहा है, एक बार सेलेक्ट कर लो जो भी मेथड और प्रिंसिपल सेलेक्ट करने हैं, तो फिर उसके बाद उन्हीं प्रिंसिपल्स और मेथड को बेस मानकर आप ईयर टू ईयर बेसिस अकाउंटिंग करेंगे। आप बार बार अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कोई टैक्स में कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो उस केस में तो आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या मेथड्स को चेंज कर सकते हो। अदरवाइज एक बार जो मेथड और प्रिंसिपल आपने यूज कर लिए, उन्हीं को फॉलो करके आप कंटिन्यूस बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे। आप बार बार अपने अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। तो लिखा है अंडर दिस कंसेप्ट द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वंस फॉलोड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन should be followed continuously on year to year basis without any changes, but if there is any requirement of any act, law or accounting standard, such accounting principles may be changed. कह रहा है XYZ Limited follow the written down value method of depreciation machinery year after year due to कौन सा concept, consistency concept. फिर लिखा है the Dezes concept means that similar item in set of accounts should be given similar accounting treatment. कह रहा है एक जैसी ट्रांजेक्शन का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक जैसी ट्रांजेक्शन का एक जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड ये हर साल सेम भी रहना चाहिए, ये हर साल सेम भी रहना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फिर लिखा है टू अचीव द कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बताए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कि एंड ऑफ द ईयर में अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो अगर आपको अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है, तो सेम पॉलिसी शुड बी फॉलोड फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। समझ में आ गया ना। लास्ट इज मेटेरियलिटी कंसेप्ट। ये मेटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है आपसे, मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपके बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन है, उसको तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में ढंग से आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लेकिन आपके बिजनेस के जो छोटे मोटे इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन है, उसको आप एक साथ क्लब करके, टोटल करके आप अपनी बुक्स में क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। आप सीए बन गए, आपने अपना खुद का ऑफिस ओपन करा, तो उस ऑफिस में आपने क्या करा, एक कंप्यूटर, लैपटॉप, एक बढ़िया लैपटॉप और एक प्रिंटर परचेज करा, ठीक है ना। तो लैपटॉप और प्रिंटर दोनों मिला के परचेज कर रहे हो, तो एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट होगा। अच्छा लैपटॉप खरीदोगे तो अराउंड 1 लाख का आएगा। प्रिंटर खरीदोगे तो वो भी 40-50,000 रुपीज़ का आएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसकी प्रॉपर वे में आप क्या करोगे, अकाउंटिंग करके रखोगे, इसकी हर चीज़ को प्रॉपर वे में ढंग से रिकॉर्ड करके बुक्स में रिकॉर्ड करोगे कि बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जैसे कोई क्लाइंट अगर एक क्लाइंट से मिल रहा है तो कोई दूसरा उसी से मांगे तो उसको वेट कराओगे ना, ऐसे थोड़ी दोनों क्लाइंटों से एक साथ मिलोगे, नहीं ना। तो जिस क्लाइंट को आप वेट करा रहे हो उसको आपने अपने पियोन रख रखा है, पियोन को आप बोलते हो कि इनको चाय कॉफ़ी ऑफर कर दिया करो, तो आपने अपने क्लाइंट को कप ऑफ टी ऑफर करा। तो चाय जो एक कप ऑफ टी है, अगर आप खुद ही उसका बना रहे हो अपनी खुद के ऑफिस में, तो एक जो कप ऑफ टी है उसकी कॉस्ट क्या आती है, 1 रुपी, 1.5 रुपी, इससे ज़्यादा तो आती नहीं है। तो अब इसके लिए कोई बहुत प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करनी, कि आप उस क्लाइंट मतलब पियोन को बोल रखा है कि जिसको चाय पिलाओ उससे साइन करा लिया करो कि रिसीव अ कप ऑफ टी, उसका एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर सब रिकॉर्ड कर लिया करो, नहीं। ये रिफ्रेशमेंट का ही जो छोटा मोटा खर्चा है ना, इसका एक एक कप का हिसाब रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहो तो 15 दिन का एक साथ या महीने भर का एक साथ टोटल जितना भी रिफ्रेशमेंट का खर्चा हुआ वो सब टोटल करके एक साथ क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मेटेरियलिटी कंसेप्ट यही कह रहा है कि बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन है उसको तो प्रॉपर वे में ढंग से क्या करना है, रिकॉर्ड करके रखना है। लेकिन बिजनेस में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड हो रहे हैं, छोटे मोटे जो खर्चे हो रहे हैं, आप उसको 15 डेज, मंथ, 1 मंथ का एक साथ टोटल करके, इस टोटल वर्ड को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री। क्या बोलते हैं, सन्ड्री बोलते हैं टोटल वर्ड को अकाउंट्स में। तो एक साथ टोटल करके, सन्ड्री करके 15-20 डेज या महीने भर का एक साथ टोटल करके आप अपनी बुक्स में क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जैसे स्टेशनरी के आइटम होते हैं, स्टेपलर, पंचिंग मशीन,
तो अब ये एक से ज़्यादा अकाउंटिंग में यूज होते हैं, है ना, स्टेपलर हो गया, वो कैलकुलेटर, पंचिंग मशीन, ये सब। फिर भी हम उसको एज अ फिक्स एसेट शो नहीं करते हैं, क्यों? छोटा मोटा अमाउंट है, उसी साल अपनी इनकम में से क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, उसको फिक्स एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों? स्मॉल अमाउंट इंकर्ड है, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते। समझ में आ गई बात? क्या लिखा है? अंडर दिस कंसेप्ट ओनली मटेरियल और इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आइटम ऑफ लेस इंपॉर्टेंस मे बी क्लब्ड इनटू सन्ड्री इनकम और एक्सपेंसेस। जैसे देखो कोई क्वेश्चन है, small items like stapler, calculator, etc. are not shown in the books as a fixed asset, although they are used in the business for long period, due to which concept? Materiality concept. अब इसमें कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है? दिस कंसेप्ट रिक्वायर्ड दैट द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, मतलब वो फ्री फ्रॉम पर्सनल, उसमें कोई पर्सनल बाइजनेस नहीं होनी चाहिए, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो, उसमें किसी तरह का कोई भी पर्सनल बाइजनेस नहीं होनी चाहिए, ना ओनर की तरफ से, ना मैनेजमेंट की तरफ से, ना अकाउंटेंट की तरफ से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट है। अब ये तीन कंसेप्ट्स हैं, इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोला जाता है। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। क्यों बोलते हैं इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इन तीनों कंसेप्ट्स को फॉलो करना अकाउंटिंग में मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। ये जो 13 मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ाए, इनमें से और किसी को फॉलो ना करो आपकी इच्छा है, बट अकाउंटिंग करते समय इन तीन कंसेप्ट्स को फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो अकाउंटिंग करते समय, व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग, इन तीन कंसेप्ट्स को फॉलो करना आपके लिए मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट। समझ में आ गई बात? तो इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या होता है अकाउंटिंग में? सबसे आखिरी में बैलेंस शीट बनाते हैं अपन, तो बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज किया जाता है कि आपने अकाउंटिंग करते समय कौन कौन से कंसेप्ट्स को फॉलो करा है। तो अगर आप इन तीन कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हो, तो उसका डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साइलेंस के केस में हर कोई यही मान के चलेगा कि आपने अकाउंटिंग करते समय इन तीनों कंसेप्ट्स को क्या करा है? फॉलो करा है। क्या करा है? फॉलो करा है। लेकिन अगर हम इन तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में से अकाउंटिंग करते समय अगर किसी कंसेप्ट को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका आपको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि वो जो तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन थे, उसमें से इस कंसेप्ट को बिना फॉलो करे हमने अकाउंटिंग करी है, और साथ में रीजन भी बताना पड़ेगा क्यों फॉलो नहीं करा। तो अगर फॉलो कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस की, और फॉलो नहीं कर रहे तो बैलेंस शीट के नीचे इनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। क्या है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन? कौन कौन से होते हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। क्या होगा? सी। थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर: एक्रूअल होता है, गोइंग कंसर्न होता है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। कहाँ पे है? बी ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखो इधर बोर्ड पे देखो, लिखा है इफ नथिंग इज रिटन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट द थ्री फंडामेंटल अजम्पशन, देन इट कुड बी प्रिज्यूम डेट। फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे? फॉलो हो रहे या नहीं हो रहे? हो रहे। तो क्या होगा? दे हैव बीन फॉलोड। अगर कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो हो रहे वाइल डूइंग द अकाउंटिंग। समझ में आ गया? तो ये हमारे कंसेप्ट थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट। समझ में आ गया?